नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं बजरंग दल इन दिनों पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कारण कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस नाम का शामिल हो जाना है। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव को लेकर जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कहा गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह सूबे में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। वहीं कांग्रेस के इस ऐलान के बाद चंद घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे बजरंग बली का अपमान बताया है। कहा, पहले कांग्रेस ने भगवान राम को ताले में बंद किया और अब वह जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कहा जाने लगा है कि अब पूरे कर्नाटक चुनाव का फोकस बजरंग बली पर ही रहेगा। ऐसे में आज हम आपको बजरंग दल की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे इस संगठन की स्थापना हुई, कैसे ये देश भर में फैला और इसका कामकाज क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अक्टूबर 1984 की बात है। विश्व हिंदू परिषद की पहली धर्म संसद में मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके साथ ही राम जानकी रथ यात्रा के नाम से नियमित रूप से शोभा यात्रा निकालने की शुरुआत हुई। इसका मकसद था कि लोगों को हिंदुत्व के बारे में अधिक से अधिक बताया जाए। कुछ समय में ही इससे युवा और साधु संत जुड़ते गए। इस यात्रा के खिलाफ कुछ लोगों ने बयान देना शुरू कर दिए। कई धमकियां भी मिली। तब विश्व हिंदू परिषद ने यूपी सरकार से यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने का अनुरोध किया। यूपी में तब कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद की इस यात्रा को लेकर धमकियां मिल रही थी, तो दूसरी ओर यूपी सरकार ने सुरक्षा देने से साफ इनकार कर दिया था। तब कुछ युवाओं ने अपनी ओर इस यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने का ऐलान कर दिया। दरअसल विनय कटियार उन दिनों हिंदूवादी युवा नेताओं में से एक थे। 1 अक्टूबर 1984 को बड़ी संख्या में युवा जुटे और इस दल की स्थापना हुई। विनय कटियार ने कहा कि प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हमेशा बजरंग बली आगे रहे हैं और इस बार भी प्रभु श्री राम और माता जानकी की यात्रा की सुरक्षा बजरंग बली के भक्त ही करेंगे। इसी के साथ ही इस संगठन का नाम बजरंग दल रखा गया। यानी कि उसी बजरंग दल पर आज कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस को लगा कि बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे चुनाव में अगर जीत मिलती है तो। अब पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल का नाम लेने, कांग्रेस के लेने पर पूरी तरीके से बजरंग बली का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजरंग बली को बदनाम कर रही है। पहले वो अन्य संगठनों पर, भगवान श्री राम के जो अनुयायी थे, मानने वाले हैं, उनको उन्होंने तालों के अंदर बंद करने की कोशिश की। अब कांग्रेस की जो मंशा है वो बजरंग बली के मानने वाले, बजरंग बली के नारे लगाने वाले लोगों को अब वो ताले के अंदर बंद करना चाहती है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर आज पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस वर्सेस बजरंग दल हो चला है। वहीं हिंदूवादी तमाम संगठनों ने इसका विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद ने भी इसका विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है। कांग्रेस पूरी तरीके से, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, सभी संगठनों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि ये सारे संगठन देश विरोधी हैं। वहीं जब कांग्रेस ने यह चर्चा की कि बजरंग दल जो संगठन है वो पीएफआई के समान है, इसका विरोध बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के संगठन के पदाधिकारी, वहीं तमाम हिंदू संगठन के लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि पीएफआई से तुलना बजरंग दल की जाती है, यह बहुत ही गलत है। कांग्रेस को अपने सोचने की जो क्षमता है, सोचने की जो शक्ति है, उसे बदलनी होगी। बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला संगठन है, राष्ट्र हित में काम करने वाला संगठन है। और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की जाती है जो देश को बदनाम करना, देश में आतंकवाद को व्याप्त करना, उससे की जा रही है। यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने बजरंग दल पर अपने मैनिफेस्टो में इसलिए शामिल किया कि उन्हें लगा
कि कर्नाटक चुनाव में पूरी तरीके से अगर हम इसे शामिल करते हैं तो एक बार मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों का और मुस्लिम बहुल्य वोटों का उन्हें समर्थन मिलेगा। लेकिन अब ये उन्हीं पर भारी पड़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने अभी अपनी मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर तमाम जिक्र किए हैं, तमाम वादे किए हैं, युवाओं को लेकर तमाम वादे किए हैं, लेकिन जो चर्चा का विषय बना वो बजरंग दल वर्सेस कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो गया। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि जैसे पीएफआई पर बैन लगा है उसी हिसाब से, उसी तरीके से बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे। यानी पूरी तरीके से ये जो मुद्दा है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बजाय अब हिंदुत्व वर्सेस कांग्रेस हो गया। यानी जो हिंदूवादी संगठन है वो पूरी तरीके से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है उनके इस संकल्प से, उनके इस घोषणा पत्र से पता चलता है कि कांग्रेस जो हिंदूवादी संगठन है, जो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, जो देश में न्याय की व्यवस्था को देखते हैं, उन्हें लेकर पूरी तरीके से ये संगठन कांग्रेस का ये जो वहीं आपको बता दें कि आज पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों में बजरंग दल वर्सेस कांग्रेस हो गया है। राजनीतिक गलियारों में हलचल है और यह माना जा रहा है कि आखिर क्या बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना सही है? क्या कांग्रेस के चाल चरित्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने पर क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बजरंग दल भी एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवाद को बढ़ाने वाला संगठन है? कांग्रेस के कर्नाटक के मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम शामिल होना राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से चर्चा का केंद्र है। लेकिन उसके पहले एक बार हम आपको जरूर यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर बजरंग दल है कैसा संगठन और बजरंग दल को लेकर जो मंसूबा जो कांग्रेस की चाल चरित्र में दिख रहा है वो कितना सही है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, उसके बाद भी अब पूरे कर्नाटक चुनाव का फोकस बजरंग बली पर ही रहेगा। ऐसे में आज हम आपको बजरंग दल की पूरी कहानी बताएंगे, कैसे इस संगठन की स्थापना हुई, कैसे यह देश भर में फैला और इसका कामकाज क्या है। दरअसल 1984 की बात है। विश्व हिंदू परिषद की पहली धर्म संसद में मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही राम जानकी रथ यात्रा के नाम से नियमित रूप से शोभा यात्रा निकालने की शुरुआत हुई। इसका मकसद था कि लोगों को हिंदुत्व के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और उनको अधिक से अधिक बताया जाए। कुछ समय में ही इससे युवा और साधु संत जुड़ते गए। इस यात्रा के खिलाफ कुछ लोगों ने बयान देने शुरू कर दिए, कई धमकियां भी मिली। तब विश्व हिंदू परिषद ने यूपी सरकार से यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम का अनुरोध किया। यूपी में तब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद की इस यात्रा को लेकर धमकियां मिल रही थी, तो दूसरी ओर यूपी सरकार ने सुरक्षा देने से साफ इनकार कर दिया था। तब कुछ युवाओं ने अपनी ओर इस यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने का ऐलान कर दिया था। दरअसल विनय कटियार उन दिनों हिंदूवादी युवा नेताओं में से एक थे। 1 अक्टूबर 1984 को बड़ी संख्या में युवा जुटे। इस दल की स्थापना हुई। विनय कटियार ने कहा कि प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हमेशा बजरंग बली आगे रहे थे। इस बार भी प्रभु श्री राम और माता जानकी की यात्रा की सुरक्षा बजरंग बली के भक्त ही करेंगे। इसी के साथ इस संगठन का नाम बजरंग दल रखा गया। यानी जो बजरंग दल जिसने राम जन्मभूमि में यात्रा के दौरान जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन छिड़ा था, उस समय हिंदूवादी संगठन जो थे, चाहे वीएचपी तो विश्व हिंदू परिषद, चाहे आरएसएस,
उस समय इनको एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो सुरक्षा कवच के रूप में इनका साथ खड़ा हो सके, इनके साथ पूरी सुरक्षा कर सके। उस समय बजरंग दल का संगठन बनाया गया। विनय कटियार बड़े चेहरा थे उस समय, बड़े युवा हिंदुत्ववादी चेहरों में से एक थे। उन्होंने इस संगठन की स्थापना के लिए पूरी तरीके से तैयारी की। लेकिन आज उसी बजरंग दल को कांग्रेस ने पूरी तरीके से अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई से बजरंग दल की तुलना कर पूरी तरीके से बजरंग दल यानी कहा जाए जो एक समय थी सुरक्षा को, यानी जो लोग इस रथ यात्रा से जुड़े थे, राम जन्मभूमि की रथ यात्रा से जुड़े थे, राम जानकी की रथ यात्रा जा रही थी, यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं हो पाएगी उस रथ यात्रा को सुरक्षा देने के लिए, तो एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो इनकी सुरक्षा में तत्पर रहे, तैयार रहे। उसमें हिंदुत्व के चेहरे हों, लोग निडर होके, लोग राष्ट्रभक्ति लेकर, धर्म को लेकर लोग सुरक्षा कर सके। आपको बता दें कि श्री राम और माता जानकी की यात्रा को सुरक्षा बजरंग बली ने ही दी थी। उन्हीं के नाम पर फिर उसके बाद सुरक्षा की दृष्टिकोण से इस संगठन का नाम बजरंग दल रखा गया। यह माना गया कि इस संगठन में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या अन्य जो हिंदूवादी संगठन थे इनकी सुरक्षा में खड़े रहेंगे। वहीं बजरंग दल लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से फिर धीरे धीरे करके बजरंग दल एक बड़ा संगठन बन गया। बजरंग दल में बड़े हिंदुत्व के चेहरे शामिल हो गए। बजरंग दल की जो कार्यप्रणाली है वो राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र को लेकर। लेकिन आज कांग्रेस की जो मानसिकता रही है अपने मैनिफेस्टो में डालकर कर्नाटक चुनाव में, वो पूरी तरीके से बजरंग दल को एक आतंकवाद का चेहरा बना दिया, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर लगातार हमले किए। वहीं हमारा सवाल है, क्या पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करना सही है? क्या कांग्रेस का चाल चरित्र यही है जिस हिंदूवादी संगठन को लेकर पीएफआई में जहां आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग होती रही, उस संगठन से आरएसएस बजरंग दल की तुलना की जा रही है? तमाम चीजें हैं, लेकिन समय दर समय ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आखिर कांग्रेस जिस रास्ते से गुजरती है वो हिंदुत्व का विरोधी चेहरा ही क्यों सामने आता है? कांग्रेस करने के लिए कर्नाटक चुनाव में यह माना जा रहा था कि कांग्रेस इस मुद्दे को शामिल करके मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का वोट इकट्ठा कर पाएगी, अपनी तरफ कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस के इस मुद्दे को शामिल करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस की हिंदुत्व के प्रति, लोगों के प्रति जो एक सहानुभूति रही, वहीं आपको बता दें कि लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल है और लगातार ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। माना यह जा रहा है कि आने वाले कल में, वहीं आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नसीम खान, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कपिल वसु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नसीम जी, पहला प्रश्न आपसे। आपके मैनिफेस्टो में, कर्नाटक के मैनिफेस्टो में आपने बड़े सरलता और सहजता से पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर दी है। क्या सोचा है, क्या समझा है और करने का तात्पर्य क्या रहा है, इसे एक बार स्पष्ट करिएगा, दर्शक भी हमारे समझ सके। नसीम जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? नसीम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच। कपिल जी, आपके पास आना चाहेंगे। हाँ जी। लगातार कर्नाटक चुनाव में मुद्दे बनते रहे, कभी महिलाओं को लेकर, कभी रोजगार को लेकर, कभी युवाओं को, तमाम तरीके के मुद्दे। लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को शामिल किया। उन्होंने साफ शब्दों, जी
कपिल जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके मैनिफेस्टो में यह साफ कहा गया कि पीएफआई की तरह बजरंग दल पर भी बैन लगाया जाएगा। कपिल जी। हाँ जी, नमस्कार जी, जय श्री राम। जी जी। पूर्व विभाग की ओर से बजरंग दल हरियाणा। ऐसा है कि कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी है जो क्या नाम बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार का काम करती है और समस्त अपने हिंदू समाज के अंदर हिंदुओं के प्रति जागृति का काम करती है। अगर इनकी मानसिकता भगवान बजरंग बली को कैद में रखेंगे, भगवान राम को कैद में रखेंगे, अगर इनकी मानसिकता अगर होती तो ये राम मंदिर में वादा बहुत डाला इन्होंने, राम जन्मभूमि जो बनवाने का कार्य किया, हिंदूवादी विचारधारा की सरकार आई और जब ये राम जन्मभूमि बनने का काम हुआ, इन्होंने तो अमरनाथ की यात्रा पर रोक लगवाई थी। और बजरंग दल पूरे देश का सबसे बड़ा संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, जो कि बजरंग दल की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा खुलवाने के अंदर संपूर्ण यात्रा करवाने का काम बजरंग दल ने किया था। कपिल जी, सवाल यह है कि जब जिस संगठन से आप हैं, जो आपका संगठन है, उस संगठन की तुलना, मतलब बजरंग दल एक ऐसा संगठन जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से राम जन्मभूमि का जब मुद्दा उठ रहा था, उस समय राम जानकी यात्रा शुरू की गई, तो वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद को लेकर यह पूरी तरीके से एक संगठन बनाया गया था। बाद में उसका नाम रखा गया था बजरंग दल। नसीम खान जी, हम आपके पास आएंगे। कांग्रेस का जो चाल और चरित्र है, कहीं पहुंचना, कर्नाटक में पहुंचना कुछ और मुद्दे, यूपी में पहुंचना कुछ और मुद्दे, कुछ और बोलना, हिंदू संगठन, तमाम चीजें रही हैं नसीम खान जी। लेकिन कर्नाटक में बजरंग दल की तुलना जी, बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं कि मानसिकता है, ये जहर बोलने का काम करते हैं। हिंदू समाज के अंदर हमेशा हिंदुओं का ही साथ, बजरंग दल ने हमेशा हिंदू समाज का उत्थान का कार्य किया है। वही कपिल जी, सवाल यह है कि बजरंग दल पर 1000 आरोप लगाए जाएं, 1000 आरोप तय किए जाएं, लेकिन अगर क्या आपको लगता है कि बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना, यानी पूरी तरीके से आतंकवादी संगठन मान लेना, पीएफआई जो आतंकवाद को लेकर फंडिंग करता रहा हो, इनसे पूछने वाला हो, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता एक भी आतंकवादी कोई आतंकवादी नजर आया? सीआरपी का जो कार्यकर्ता, के जो संघ के जो कार्यकर्ता। कपिल जी, हम कपिल जी नसीम खान जी से प्रतिक्रिया ले लें। कपिल जी नसीम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार नसीम जी से प्रतिक्रिया ले लें, उसके बाद आप उसका जवाब दीजिएगा। नसीम जी, कर्नाटक का चुनाव है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, कांग्रेस ने उसे भी शामिल किया है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा डाल लिया कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम बहुमत में आते हैं, तो पीएफआई के जैसे हम बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण दीजिएगा। कपिल जी भी बैठे हैं, वो आपको सुनने के लिए बेताब है। नहीं, मुझे स्पष्टीकरण इसमें देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे खुल के और स्पष्ट रूप से बोलूंगा। जी जी बिल्कुल। स्पष्टीकरण उसे कहते हैं जहां कोई गलती होती है। बिल्कुल। रही बात बजरंग दल पे बैन लगाने की, तो बजरंग दल के बगल में पीएफआई भी लिखा है, जो मुस्लिम संगठन है जिससे देश को खतरा है। इस देश के अंदर सिमी पे बैन लगाया गया, पीएफआई पे बैन लगाया, लेकिन इस देश के अंदर कभी भी किसी मुस्लिम ने उनका समर्थन नहीं किया। जहां तक बैन लगाने की बात है रवि राजपूत जी, इससे पहले भी देश के अंदर बैन लगाए गए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही बुरा लग रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी पर गृह मंत्री रहते हुए इस देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था। अगर किसी का विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस पे बैन लगाने के लिए आज के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोध करना चाहिए। लेकिन क्यों इनके पास कोई आइडियल रोल मॉडल नहीं है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इसलिए ये लोग अपने जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए इनके नेताओं को छोड़ करके नसीम जी हम मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं। नसीम जी, आप बात कर रहे हैं, आपकी बातों को हम मान रहे हैं, जो भी है हम उस पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करते, लेकिन सवाल अब मुद्दे से थोड़ा भटके। हमारा सवाल यह है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में
पीएफआई तो चलो भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने बैन ही कर दिया है और उसको लेकर तमाम आपने देखा ही होगा, ईडी सीबीआई के लगातार छापे पड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में पड़ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि पीएफआई को चलो बैन कर दिया होगा, क्या बजरंग दल के लोगों ने मोनू मानेसर में राजस्थान के अंदर गाड़ी में डाल करके जिंदा नहीं जलाए? क्या आरएसएस के अंदर मेरी बात सुन लीजिए रवि राजपूत जी, आप जिस तरीके से बजरंग दल नामा कह रहे हैं और सुना रहे हैं कि बजरंग दल बहुत साफ कार्य एक संगठन है, लेकिन मेरे सुन लीजिए, आरएसएस के कार्यकर्ता ने अभी 1-2 साल पहले पुणे के अंदर हलफनामा कोर्ट के अंदर दिया है। जी जी नसीम जी, के अंदर में बम बनाना सिखाया जाता था, बम फाड़ना सिखाया जाता था और ये सब चुनावी फायदा लेने के लिए सिखाया जाता था। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए उन मुद्दों को दबा दिया गया और ये कांग्रेस का नेता नहीं है। नसीम जी, कौन सिखा रहा है, बम फाड़ना कौन सिखा रहा है? लेकिन जहां मुद्दा आज के समय में बजरंग दल महत्वपूर्ण नहीं है, सिमी महत्वपूर्ण नहीं है, पीएफआई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आज जंतर पंतर पर बैठी हुई देश की हिंदू बेटियां, बिल्कुल नसीम जी, जिनका शोषण भारतीय जनता पार्टी का नसीम जी, ठीक है, आप अपने नसीम जी, शोषण किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। ये बड़ा मुद्दा है कर्नाटक के अंदर या देश के अंदर, इसका जवाब मोदी को देना चाहिए। बिल्कुल नसीम जी, आपने जंतर मंतर का मुद्दा उठाया नसीम जी, करके जो भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व, हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। नसीम जी देखिए, एक तरफा नहीं चलेगा। नसीम जी देखिए, हम आपसे पूछे बड़े ही विनम्रता के साथ, आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है, आपको लगता है जंतर मंतर में महिला पहलवानों के साथ गलत हो रहा है, सरकार उस पर आप बोलिए, कोई रोकने वाला नहीं। हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है, बिल्कुल नसीम जी ठीक है, हमने माना आप, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो कैसे बोल सकते हैं नसीम जी, आपको लगता है? अरे आपको क्या लगना चाहिए? अंजना सबको भी लगना चाहिए, पूरी मीडिया को लगना चाहिए। नसीम जी ठीक है, एमपी ने 2000 हिंदू बहन, हम जंतर मंतर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं नसीम जी, हम एक जो आपके हम एक मुद्दे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं जी, चर्चा क्यों कर रहे हैं नसीम जी? बस इस उनका चर्चा कौन करेगा? हिंदू बेटियों का जो मुसलमान भाई पूरी तरीके से नसीम जी देखिए नसीम जी, ऐसे बिल्कुल नहीं चलने वाला नसीम जी, ऐसे चलने वाला नहीं। आपसे 1000 बार हमारे वही प्रश्न है कि ठीक है, जंतर मंतर का मुद्दा है, उस पर भी हमने चर्चा की है, उस पर भी हमने अपने चैनल पे चलाया है और डेली उस पर चर्चा की है, जो न्याय की विषय रहे हम उस पर अडिग रहे हैं। हमारा सिर पर सवाल है, कांग्रेस का कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल को साथ में, यानी स्कल्टू कर देना, इसको थोड़ा से डिफाइन करिएगा अपने शब्दों में। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं वो समझ, अगर आपको लगता है कि बजरंग दल कोई गलत संगठन है, उन्होंने ये किया, आप उसे स्पष्ट करिए। उनके कार्यकर्ता उस संगठन से जुड़े कपिल जी हैं हमारे पास, वो आपको जवाब देंगे। मान रही है मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, उनकी मन की बात नहीं सुन रहे। हेलो, कोई गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आना चाहिए। हेलो, हिंदुस्तान जी कपिल जी, नसीम जी आपकी बात आज के समय में जिस तरीके से मोदी ने अपनी आंखें बंद कर ली है, मोदी ने अपने नाक कान बंद कर लिए है, जो हिंदुत्व की बात करते थे नसीम जी, फिर आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं। कपिल जी अभी आपसे जब पूछेंगे तो आप जवाब दीजिए ना, फिर नसीम जी आप फिर से मुद्दे से भटक जा रहे हैं। हमारा बड़ा सरल और सहज, एकदम बड़ा ही सौंदर्य प्रश्न है आपसे कि आखिर पीएफआई और बजरंग दल, अगर आपको लगता है सेम है तो आप बजरंग दल के विषय में आप बता दीजिए कि हमें ये लगता है इस वजह से ये इन्होंने ये किया वो आप बताइए। कपिल जी आपको जवाब देंगे सीधा। मैं रवि राजपूत जी आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, देश के अंदर हर वो संगठन जो हिंदू मुस्लिमों में इस पर नहीं जाना चाहता, कोई भी संगठन, किसी अपराधी संगठन की कोई भी किसी की जात बिरादरी होगी, जो लोग निर्दोष लोगों को पकड़ करके मार रहे हैं, उनको ठोक रहे हैं, उनको उनके परिवार में दूर कर रहे हैं, वो सारे संगठन देश विरोधी है। और मोनू मानेसर बजरंग दल का कार्यकर्ता था, बजरंग दल का नेता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षण प्राप्त है। और देखिए, हम क्यों कह रहे हैं इस बात को, जब बजरंग दल का कार्यकर्ता मोनू मानेसर 3 आदमियों को जिंदा जलाता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की लोग भी उसके साथ खड़ी हो गई
उसके समर्थन में पंचायत करने लगी। क्या सिमी के और पीएफआई के लिए मुस्लिम लोगों ने कहीं लॉबिंग की है? अरे इस देश के अंदर आतंक फैलाने वाला, आतंक करने वाला, निर्दोष लोगों को मारने वाला, उन पर बैन लगना ही चाहिए। इसको आप सिमी, पीएफआई या बजरंग दल के रूप में आप नहीं दे सकते। कानून इस देश के अंदर है। अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है, किसी इंसान की हत्या कर रहा है, कानून ने अजमल कसाब को, आतंकवादी को फांसी पे चढ़ाया है। कांग्रेस की जब सरकार थी, नसीम जी कहाँ नसीम जी ये समझ से परे। नसीम जी नहीं चलेगा। लेकिन नसीम जी हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं? नसीम भ्रष्टाचार की सरकार, आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं। नसीम जी आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि मैं आपके मतलब से ही बोल रहा हूँ? नहीं नसीम जी आपने काफी समय हो गया, हमारे पास समय कम है। नसीम जी हमारे पास समय कम। नसीम जी अरे 40% का कमीशन लेने वाली सरकार नसीम जी वापस जा रही है। नसीम जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। कपिल जी हम आपके पास आएंगे। कपिल जी हम आपसे, हमारा प्रश्न है, नसीम जी आपने बोल लिया, आपसे हमने 1000 बार वही प्रश्न किया, आप उलट पुलट के कभी आप जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कर दिए वो कर दिए, सीधा जवाब नहीं। ठीक है हम कपिल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। नसीम जी को सवाल देगी, नसीम जी के पास मुद्दे की कोई बात नहीं है। कपिल जी मेरे पास पेट्रोल की बात है जिसको आपने 100 के पास पहुंचा दिया। मेरे पास गैस के सिलेंडर की बात है जिसको आप 400 से 1000 पहुंचा दिया। मेरे पास सीमेंट की बात है जिसको आपने 100 रुपए से 300 पहुंचा दिया। मेरे पास स्कूटी मोटरसाइकिल की बात है जिसको 50,000 से 1 लाख में पहुंचा दिया। मेरे पास युवाओं के रोजगार की भी बात है, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 16 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था। मेरे पास गलत जीएसटी की बात है, मेरे पास लॉकडाउन की भी बात है, मेरे पास मन की बात के अलावा जन की बात भी है। मेरे पास भारत जोड़ो यात्रा, देश के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ जो भारत जोड़ो यात्रा की गई उसके, अरे हमारे पास मुद्दे, इसलिए कर्नाटक हमारे साथ खड़ा है। देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके जय यादव के फैला रहे हैं, जिस तरीके की बात योगी आदित्यनाथ से लेकर के और मोदी से जो क्षेत्रीय छदरप कर रहे हैं, वो जय फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। हम गांधीवादी लोग हैं। हम कर्नाटक के लोगों की उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के मतदाता उनकी बात कर रहे हैं। इनके पास एक रोटी चावल मिलती है, ये गांधीवादी है, ये गांधीवादी है। इनके पास बम मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, ये गांधीवादी है। नसीम जी और कपिल जी बिल्कुल आप लोगों ने अपनी बात पूरी कर ली। नसीम जी सवाल ये नहीं, सवाल हमारा बड़ा सहज और बड़ा सौंदर्य सवाल था कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है, उसके पीछे कारण होगा। अगर उनको लगता है कि बजरंग दल जो संगठन है उसके पीछे उन्होंने ये किया वो किया, जो भी अगर आपके दिमाग में आ रहा तो उसे आपको स्पष्ट करना था। आप मोदी पहुंच गए, अमित शाह पहुंच गए, जंतर मंतर पहुंच गए, किन किन प्रदेश आप घूम के फिलहाल आए हैं? नसीम जी आपने जवाब दे दिया। लास्ट हमारे पास समय कम है। कपिल जी हमारा प्रश्न आपसे है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नसीम जी ये चलने वाला है। नसीम जी अगर हमने आपको बोलने का मौका दिया है तो आप उसका आप बोल चुके हैं, आपने अपनी पारी जो है वो खत्म कर चुके हैं। कपिल जी के पास जी आप पूछ लें। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये बताते। कपिल जी आप नसीम जी की बातों का जवाब दे दें। इनसे क्या बात करेंगी? अभी ये एक भी मुद्दे की बात कर नहीं रही है। आतंकवादी संगठन का पार्टी के प्रवक्ता से जवाब देते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने सबके प्लान लगाया था कि नहीं लगाया था, लगाया था, गलत लगाया था, सही लगाया था, ये जवाब देते हैं। नसीम जी इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, बड़े सरलता से भी अपनी बात कही जा सकती है। हमारा से आपका जो कपिल जी से प्रश्न है आप बड़े आसानी से पूछ सकते हैं। कपिल जी आपके साथ जुड़े हैं, आप दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए तो सही। विनम्रता का परिचय, ये चीख पुकार से दर्शकों क्या मैसेज जा रहा होगा? नसीम जी आप सोचिए। मारो, इस तरीके से सवाल नहीं, जो ये बोलता है मिट्टी में मिला देंगे,
उससे आप नर्म बात ये कर रहे मुद्दे हैं। जो मुद्दे जवाब लग रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। नसीम जी, नसीम जी, नसीम जी, नसीम जी, नसीम जी, पता, नसीम जी, ये पता चल रहा है, नसीम जी, नसीम जी, नसीम जी, नसीम जी, इससे ये पता चल रहा है कि आपके पास ज्ञान थोड़ा कम है, नसीम जी। वापस आने वाली है, उनकी जगह रास्ते कहाँ है? नसीम जी, नसीम जी, इससे ये पता चल रहा है अब आपने योगी आदित्यनाथ को लाए, सदन लाए, मिट्टी में मिला देंगे, अतीक अहमद, मुद्दा कहां है, चर्चा किस पर हो रही है। फिलहाल आप हम दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि लगातार मुद्दे को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल है और हम यही जानने के लिए कोशिश कर रहे थे कि आखिर बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कांग्रेस ने क्यों की। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने फिलहाल इसका जवाब नहीं दे पाए, वो लगातार मुद्दों से भटकते रहे। लेकिन सवाल वही कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारे में जो हलचल है, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि कांग्रेस की चाल और चरित्र को दिखाता है कि आखिर कांग्रेस बजरंग दल को लेकर, विश्व हिंदू परिषद को लेकर, आरएसएस को लेकर उनकी मानसिकता क्या है। वहीं सवाल यह है कि इस मुद्दे को लेकर आज देश की राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से हलचल है। हर कोई सवाल पूछना चाह रहा है, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर कांग्रेस के चाल और चरित्र क्या दोनों में अंतर है, क्या बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना सही है या गलत। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।